आप सभी का विद्या जी के पॉइंट के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक रूप से स्वागत है। आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको संविधान से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जहां पर इस विषय से प्रश्न नहीं आते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, संविधान का मतलब होता है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून। हमारा जो देश भारत है, इसका सर्वोच्च कानून संविधान है। बाकी सब चीज़ें संविधान के अनुसार ही चलती हैं, और जितने भी कानून हमारे देश में हैं वे संविधान के तहत बनाए गए हैं। हमारी जो संसद है उस संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाती है। न्यायपालिका आपको न्याय देती है तो उसको भी संविधान का पालन करना होता है। सरकार को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, और हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें। तो संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, बाकी सब चीज़ें इसके नीचे हैं। यह बात आपको स्पष्ट तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेता मिलकर एक संविधान लिखते हैं। एक तरीके का संविधान का प्रारूप था। उसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस की जो मीटिंग होती है कराची में, वहाँ पर भी संविधान का एक दूसरा प्रारूप रखा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था और कराची में जो संविधान का प्रारूप रखा गया था, ये दोनों अलग अलग हैं। आप ये दोनों को एक मत समझिएगा दोस्तों। संविधान सभा का मतलब है ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करे। तो हमारे देश का संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया है। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा सबसे पहले किसने सोचा? तो हमारे एक नेता थे एम.एन. रॉय, उन्होंने ऐसा सबसे पहले सोचा था, यानी उनका ये विचार था। और एक राजनीतिक दल जिसने सबसे पहले कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, वह स्वराज पार्टी थी। कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की डिमांड की। 1935 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत के लिए संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी, जिसको लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जैसे कि अभी भारत में हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो वोट दे सकता है। यही मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी मांग की, उस समय अंग्रेजी सरकार जो भारत में थी, अंग्रेज़ों का जो शासन था, तो अंग्रेज़ लोग भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। वही लोग वोट दे सकते थे जिनके पास संपत्ति थी, जो सरकार को टैक्स देते थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे। तो इतने सीमित लोगों को वोट का अधिकार था, और इन लोगों ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा को चुना था, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें इन लोगों ने वोट डाला। याद रखिएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने वोट के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना है, उसके मेंबर्स को चुना है। यानी संविधान सभा को लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना है, संविधान सभा के सदस्यों को लोगों ने इनडायरेक्टली चुना है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, इन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और उस बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, और जो संविधान सभा बनी वो पूरे अखंड भारत के लिए थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे। 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो जो संविधान सभा
बनी थी उसका भी विभाजन होता है, भारत के संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत के लिए जो संविधान सभा बच जाती है उसमें 299 सदस्य होते हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो भारत में 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके प्लान के अनुसार हुआ था। प्लान कहने का मतलब कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या होगी, वो कैसे गठित की जाएगी और उसकी संरचना क्या होगी, जैसे कि उसमें कितने सदस्य होंगे, ये सारी बातें थी। तो भारत के लिए जो संविधान सभा बचती है उसमें 299 सदस्य थे। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, तो उसमें महिला सदस्य 15 थे, अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। और महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के सदस्य थे? जी नहीं, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे। पहले थे H.C. मुखर्जी, दूसरे थे T.T. कृष्णमाचारी। संविधान सभा में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे? तो उत्तर होगा हैदराबाद रियासत। इसके कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संविधान से संबंधित सलाह देने वाले यानी सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार या सलाहकार पूछेगा तो आपका उत्तर होगा B.N. राव। चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार, संविधान का जो प्रारूप होगा किस तरीके का होगा? तो मुख्य जो प्रारूपकार थे, चीफ जो ड्राफ्टमैन बनाए गए थे, L.N. मुखर्जी। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान बनाने के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को लिखा गया था कि आखिर हम संविधान बनाकर क्या पाना चाहते हैं, संविधान किन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित होगा। इन सभी बातों का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में संविधान में स्थापित किया गया। जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया था। उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य बनाए गए थे और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान जो हमारा पारित हुआ वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो गया। संविधान पारित होने का ये डेट है। जैसे आज संसद में कोई विधेयक पेश होता है तो पारित होता है, पास होता है, तो उसी तरीके से संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित हो गया, पास हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत के संविधान सभा में जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया उसमें 299 सदस्य थे। तो 299 सदस्यों में से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर देते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, वो लागू हो जाता है पूरे भारत में। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए? तो हो सकता है कि आपको पता हो कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया।
तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। हमारा राष्ट्रगान जन गण, उसको भी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया, राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दे दिया। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? आप जानते हैं वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने ही अपनाया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना? तो आपका उत्तर होना चाहिए संविधान सभा। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। कब चुना राष्ट्रपति के रूप में? तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। भारत में संसद का गठन मई 1952 में हुआ था, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय से लेकर जब पहली संसद का गठन हुआ 1952 में, तब तक देश की जो संविधान सभा थी उसी ने भारत के संसद के रूप में काम किया, अंतरिम संसद के रूप में काम किया, यानी कि टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में काम किया। जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में 22 भाग थे। उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। जैसे आप जो बुक पढ़ते हैं उसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है, उसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, उसका परिचय है। प्रस्तावना का मतलब ही होता है परिचय। प्रस्तावना का मतलब उद्देशिका भी होता है। दोस्तों, जब हमने संविधान सभा का डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, वही प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना के रूप में स्थापित हो गया। दोस्तों, सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना शामिल किया गया? तो इस सवाल का जवाब है अमेरिका के संविधान में। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है? इसका उत्तर है यस, हाँ। केशवानंद भारती मामला 1973, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी संसद संशोधन कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों यस, संसद संविधान की प्रस्तावना को भी संशोधित कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया था, जो 1973 में आया था वो केस। तो आपको ये याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और उसको संशोधित भी किया जा सकता है। अभी तक भारत की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। एक है समाजवादी,
दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ये प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि इनमें से कौन से शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आपका ये उत्तर होगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया, जो 1976 में किया गया था। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको प्रस्तावना के बारे में अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। प्यारे छात्रों, अगर आपको संविधान पर अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में वे लक्ष्य हैं, वे उद्देश्य हैं जिन्हें हम संविधान के माध्यम से पाना चाहते हैं, देश के लोगों को देना चाहते हैं। और वे आदर्श और मूल्य हैं जिस पर हमारा पूरा संविधान आधारित है। आप लोग यही गलती करते हो कि संविधान की प्रस्तावना को बिना समझे आप संविधान को पढ़ने लगते हो और फिर आपको समझ में नहीं आती, आप रट्टा मारते हो, याद करके चले भी जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी चीज़ें याद नहीं होती या जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ में नहीं आते और आप थोड़े से मार्क्स में जो पीछे रह जाते हो उसका कारण ही है क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है, आपको मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको दूसरों से आगे निकलना है। तो इसीलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी होते हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन से बाहर करने के लिए पर्याप्त हैं उनके आप उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप प्रस्तावना को समझें। इस वीडियो लेक्चर में प्रस्तावना को समझाया गया है, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को साधारण भाषा में अर्थ बताया गया, उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। दोस्तों, हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसा कि मैं जब संविधान सभा को डिस्कस कर रहा था तो उस समय आप लोगों को समझाया था कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा यानी कि इनडायरेक्टली वोटिंग के द्वारा भारत के लोगों ने किया है। अपने प्रतिनिधि जो उनके थे प्रांतीय विधानसभा में, उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ था। देखिए, उसके बाद इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपको देखने को मिलते हैं, तो पहला वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ होता है, अगर मान लीजिए कि आपसे संबंधित कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, आपसे संबंधित कोई मामला है, जैसे आपके शादी का मामला है, तो अगर आप शादी के मामले में, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपका पर्सनल है, तो उसमें आपका निर्णय ही सर्वोच्च होना चाहिए। अगर आपका निर्णय दूसरे के दबाव के कारण बदल जाता है या किसी घर वाले या रिश्तेदार के दबाव में आप कहीं और शादी कर लेते हैं जहां आपको पसंद नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। इसी तरीके से जो भारत का मामला होगा, चाहे वो देश के अंदर का मामला हो, आंतरिक मामला, या देश से बाहर का मामला हो, जैसे हमें दूसरे देशों से कैसे संबंध रखने चाहिए, ये हमारा निर्णय किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं बदलना चाहिए। तो हमारा देश भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसीलिए हमारे देश का चाहे वो आंतरिक मामला हो, चाहे वो बाहरी मामला हो, हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। यही सिंपल सा अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी कि भारत एक समाजवादी देश है। समाजवाद का मतलब होता है दोस्तों, जो भी संसाधन होते हैं देश के अंदर, मान लीजिए कि वायु है, जल है, दूसरे प्राकृतिक संसाधन है, और फिर
इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो हम अपने लिए चीज़ें बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वे भी आप अकेले नहीं करते, आप दूसरे लोगों की मदद से करते हैं। उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, बट जो संपत्ति का क्रिएशन हुआ, आपने पैसे क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस दिया, तो उस सर्विस के बदले आपने उनको पेमेंट किया। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया, उसके वजह से पैसे का जनरेशन हुआ। तो इस तरीके से संपत्ति जो क्रिएट होती है, संपत्ति जो बनती है समाज में, वो सामूहिक रूप से बनती है, लोगों के द्वारा बनती है। इसीलिए क्योंकि वो समूह के द्वारा क्रिएट होता है, समाज के द्वारा ही क्रिएट होता है, इसलिए संसाधनों पर, संपत्तियों पर पूरे समाज का अधिकार है। ये है समाजवाद का सिद्धांत। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, तो समाजवाद भी लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि जितने भी देश के अंदर संसाधन हैं उस पर सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं, यानी समाज का अधिकार नहीं है। आप भारत में देखिए, सरकारी संपत्ति भी है, निजी संपत्ति भी है, आपका अपना घर है, आपकी गाड़ी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में सरकारी संपत्ति भी दिखाई देती है और निजी संपत्ति भी दिखाई देती है। यही होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जहाँ पर निजी संपत्तियाँ बना सकते हैं। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। देखिए, हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कहने का मतलब है ये है कि सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देती। आप देखिए, हमारे देश में सरकार का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को हमारे संविधान ने समान अधिकार दिया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो समान अधिकार पाने का हकदार है। तो इस तरीके से हमारा समाज, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, जहाँ पर उसका धर्म ही इस्लाम है, यानी सरकार का धर्म इस्लाम है। तो वो एक मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब हो गया, मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरीके से मेरी समझ से आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। जो चौथा जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो लोकतांत्रिक है, यानी कहने का मतलब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। सरकार में कौन से लोग मंत्री होंगे, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये लोग वोट के द्वारा चुनते हैं। हम सांसद चुनते हैं और फिर उन्हीं में से प्रधानमंत्री और मंत्री चुने जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों का शासन होता है। यहाँ पर लोकतंत्र में लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को लोगों ने चुना है। इसलिए सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि जनता क्या चाहती है। जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। समाज की ज़रूरतों को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए संविधान में भी संशोधन हो सकते हैं। यानी क्योंकि संविधान को भी शक्ति कौन देते हैं? लोग। क्योंकि भारत के लोगों ने ही तो संविधान को बनाया है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो लोग सबसे महत्वपूर्ण है भारत के अंदर। एक इंडिविजुअल आप और मैं नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं, एक सिंगल आदमी की नहीं, पूरे समाज की, पूरे जनता की, समूह की बात होती है। अगर आप समूह की, पूरे जनता की बात करेंगे या किसी इसके एक समूह की बात करेंगे तो उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है। अगला शब्द है गणराज्य। देखिए, भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के जो प्रमुख होंगे, भारत के प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। संविधान ने उनको देश का प्रमुख व्यक्ति, मेन व्यक्ति माना है। हेड ऑफ द स्टेट है वो। इसीलिए उनका चुनाव हमारे देश में लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम और आप सांसद को चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और फिर यही सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जैसा कि संविधान सभा के लोगों को भारत की जनता ने इनडायरेक्टली चुना था। तो क्योंकि भारत के जो प्रमुख व्यक्ति हैं राष्ट्रपति,
वे भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। इसीलिए हमारा देश एक गणराज्य है, एक गणतंत्र है। दूसरी तरफ आप अमेरिका का उदाहरण देखिए, वहाँ पर राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट चुनती है, इसीलिए वहाँ पर वो गणतंत्र नहीं है, वो अध्यक्षीय लोकतंत्र कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ, अध्यक्षीय शासन तंत्र है वहाँ पे, ठीक है।